मैं बुद्ध पूर्णिमा की सबको महिमा बतलाता हूँ, महिमा बतलाता हूँ। वैशाख माह के तथागत बुद्ध, वो नाम जिसके नाम मात्र से ही जीवन में शांति आ जाती है। तथागत बुद्ध एक ऐसा नाम जिसका नाम लेने से मन में खुशी और उल्लास जग जाता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति को अपने आप को खोज प्रेरणा भी तथागत बुद्ध से ही इंसानों को मिलती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सिद्धार्थपुर बिहार में सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा तथागत बुद्ध की जयंती को बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोग सुबह से आना शुरू हो गए थे और आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब में एक उत्साह था तथागत बुद्ध के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। सभी आकर के वहां मोमबत्ती जला रहे थे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक इस बुद्ध विहार में लगातार जारी रहा। तथागत बुद्ध के सामने जहां लोगों का सर अपने आप खुद से खुद झुक जाता है, इसी को लेकर के लोगों में इतनी आस्था है कि लोग नहीं भूलते कि बाबा साहब के साथ साथ तथागत बुद्ध के चरणों में भी वह श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आप सामने देख पा रहे हैं कि तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे लोग लगातार मोमबत्तियां जला रहे हैं, लगातार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी दौरान कार्यक्रम में भी तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से भंते जी को कुछ लोग दान कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी अपनी बातें मंच से लगातार भी रख रहे हैं ताकि लोग उन्हें आराम से सुन सकें। पब्लिक का आलम यह था कि भीड़ इतनी थी कि पूरे हॉल में अब तिल रखने के लिए जगह नहीं बची थी, मगर लोगों का आना अभी भी हॉल में लगातार जारी था और भीड़ पूरी तरह से भर चुकी थी, हॉल भी पूरी तरह से भर चुका था। इसी बीच आए हुए विशिष्ट मेहमानों का सामने मंच पर स्वागत किया गया। सबके गले में माला डालकर एक एक करके आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया और संस्था से जुड़े लोगों ने आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया। तो वहीं कुछ लोगों ने अध्यक्ष वीपी सिंह का भी स्वागत किया और ये माहौल देखकर सब लोग बड़े खुश थे और हॉल में बैठे तमाम लोग ये दृश्य देखकर बड़े ही उत्साहित थे। मगर तथागत बुद्ध की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला भी जारी था। इसी बीच वीपी सिंह ने भी मंच से कुछ अपनी बातें रखी। उधर हॉल में लोग लगातार अभी एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे और हॉल लगातार धीरे धीरे और भरता जा रहा था। हालांकि हॉल पहले ही भर चुका था, लेकिन जैसे तैसे करके लोग को एडजस्ट किया गया ताकि लोग बाहर खड़े ना हो धूप में और तमाम लोग अंदर हॉल में आकर बैठ जाएं। मगर आलम यह था कि हॉल जिस तरह से भरा हुआ था, सामने कुर्सियों तक, टेबल तक लोग सट कर बैठे हुए थे ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। इसी बीच कुछ और लोगों ने मंच से तथागत बुद्ध व बाबा साहब के विचारों को लेकर के, उन्हें उनके क्रियाकलापों को लेकर के अपनी अपनी बातें रखी और सबने बताया कि तथागत बुद्ध ने किस तरह से मानव कल्याण के लिए कार्य किए और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया के कल्याण के लिए, बाहर के कल्याण के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया, इस सब पर बातें रखी। और इस सब जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे, वहीं मंच पर बैठे लोग भी उन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और जितने लोग मंच से अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं सामने बैठे कुर्सियों पर विशिष्ट मेहमान भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में काफी थी, तो इस सिलसिले से कई महिलाओं ने मंच पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब को लेकर के अपनी बातें रखी, जिनको वहां बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। तो वहीं मेरठ से आए एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस मेरठ डिवीजन मेरठ के अशोक गौतम जी ने भी बाबा साहब और तथागत बुद्ध को लेकर के अपने विचार साझा किए। जैसे जैसे अशोक कुमार जी बोल रहे थे,
वैसे वैसे लोग उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे थे। अशोक कुमार जी ने लगातार काफी देर तक तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को बताया और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए विचारों पर, उनकी बताई हुई बातों पर चलने के लिए लोगों से बातचीत की, लोगों को बताया कि कैसे उनके रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अशोक गौतम जी की बातों को मंच पर बैठे तमाम लोगों के साथ साथ सामने हॉल में बैठे तमाम लोगों ने, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, सबने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। इसी बीच हमने एडिशनल कमिश्नर ऑफ फाइनेंस मेरठ डिवीजन मेरठ अशोक गौतम जी से बातचीत की। 2570वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिस तरीके से बाबा साहब को याद करते हैं, और बाबा साहब ने गौतम बुद्ध जी की याद दिलाया, और हमारे बीच में डॉक्टर अशोक जी हैं, बुद्धिज्म से लगाव रखते हैं, बहुत अच्छा लगाव रखते हैं। सर, आज बाबा साहब और गौतम बुद्ध की जयंती को बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को जानते हैं, मान नहीं रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो सर, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन आज देश के अंदर कोई बदलाव नहीं है, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, किसी भी तरीके से नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर आज के दिन? सर, सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आज के इस पावन अवसर पर आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया। आपका जो प्रश्न है बहुत ही वो आज के परिवेश में प्रासंगिक है। ये हम सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व तथागत महामानव गौतम बुद्ध को नमन करता है। भारत में वो पैदा हुए और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उसके बाद उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार कठोर साधना की और एक ज्ञान प्राप्त किया। वह ज्ञान करुणा, प्रज्ञा और मैत्री पर आधारित ज्ञान था। करुणा, प्रज्ञा, मैत्री आधारित जो विचारधारा है, वह विचारधारा ऐसी है जो पंचशील पर आधारित है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, संसार का कोई भी व्यक्ति यदि पंचशील का पालन करता है तो उसके घर पर एक खुशहाली का माहौल रहता है। बाबा साहब ने जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और ये देखा कि भारतवर्ष में एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर नहीं मिलता है, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी, एक पुस्तक जिसको ग्रंथ कह लीजिए, बहुत बड़ा ग्रंथ कह लीजिए, जिसने एक पूरा पंजाब प्रांत ना सही बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक खलबली मचा दी। जिसमें उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है भारत की, वो जब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक भारतवर्ष एक राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। राष्ट्रीयता की विचारधारा तभी पैदा हो सकती है जब जाति विहीन समाज हो, वर्ग विहीन समाज हो, विभेद विहीन समाज हो। इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को तथागत बुद्ध का जो धम्म था, यानी कि जो बौद्ध धम्म, उसको अपनाया, क्योंकि यह बौद्ध धम्म जो है करुणा, प्रज्ञा, मैत्री पर आधारित है। डॉक्टर अशोक जी, जिस तरीके से गौतम बुद्ध भारत के अंदर पैदा हुए और भारत से धीरे धीरे करके बौद्ध धम्म लुप्त होता जा रहा है और विदेश के लोग इस धम्म को बड़े पैमाने पे मान रहे हैं और गौतम बुद्ध के धम्म से ही वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे तरक्की कर रहे हैं। और मैं सीधा सीधा कह दूं कि वो चंद्रमा पे भी पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ साइंटिफिक वे से। ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने भी इस बात को लेके, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा आए तो उन्होंने आगरा के रामलीला ग्राउंड में रुंधे हुए गले से कहा था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया है। और उन्होंने समाज के पढ़े लिखे लोगों से मतलब था वहां बुद्धिज्म के जो हमारे भंतेगण भी थे, जो भिक्षु संघ था, उन्होंने कहा भिक्षु संघ भी आज विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है। जो भिक्षु संघ का काम होना चाहिए बेसिकली को वह चारिका करे, वह चारिका कर करके घर घर में जाए, गलियों में जाए और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो आपने प्रश्न उठाया कि भारतवर्ष से बुद्धिज्म धीरे धीरे करके लुप्त प्राय हो रहा है और भारतवर्ष के पड़ोसी देश, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बर्मा हो, चाहे जापान हो, चाहे कंबोडिया हो, इन देशों में बुद्धिज्म जो है वो लगातार प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। और आप जान रहे होंगे इसी कारण आज वह डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं और आज भी हम डेवलपिंग के दौर में गूंज रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार भारत में होना चाहिए वह एक तो हमारे उन लोगों के कारण नहीं हो पा रहा है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया। बाबा साहब के जो 3 सूत्र वाक्य हैं, उन्होंने कहा एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज।
एजुकेट का मतलब हमारे पढ़े लिखे लोगों ने लगा लिया शिक्षित बनो, जबकि बाबा साहब का कतई मंतव्य नहीं था कि आप शिक्षित बने। केवल उनका कहना था कि आप शिक्षित बनकर जब तक अपने समाज को शिक्षित करने का काम नहीं करेंगे तब तक आप समाज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और जब कोई व्यक्ति कोई समाज ऑर्गेनाइज नहीं होता है तब तक वो अपने हक और अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर अशोक, लास्ट मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से लोग फंक्शन में आ जाते हैं और आज आपने देखा था कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और बाहर भी लोग थे, लेकिन सर वो ये क्या अपने बच्चों को ये अपने साथ ले जाने में उन्हें क्या शर्म आती है, अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने में क्या शर्म आती है कि अगर वो जाएंगे किसी प्रोग्राम के अंदर उनके अंदर भी एक जागृति आएगी। लेकिन सर युवा वर्ग नहीं बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ हिंदू धर्म कांवड़ सेवा में जा रहा है। सर ये देखिए, बहुत जो आपका प्रश्न है ये कटाक्ष भी है समाज के ऊपर। कटाक्ष इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है और उनके घर में जब जो भी संतति पैदा होती है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वह जो गार्जियंस हैं, उनके माँ बाप हैं, वो भले ही बुद्धिज्म के फॉलोवर हों। बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है, धम्म उसको हमने कहा है, बेसिकली धम्म है, लेकिन धम्म को परिभाषित करने के लिए हमको धर्म का शब्द यूज करना पड़ता है। कारण उसका यह है कि जो लोग पढ़े लिख गए वो अपने घर में अपने परिवार से बिलग होके अकेले जाते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं, ये हमारी पत्नी है अनुराधा गौतम जी, आप एक बार देख लीजिए। हमारा बेटा छोटा है ये अविनाश गौतम, और बड़ा बेटा जो हमारा है वो हिंदू कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है, वो हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा है। हम दिल्ली में हिंदू कॉलेज में है, अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी उसको पीजी के लिए मिल गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक परवरिश इस तरह अपने परिवार में पैदा की, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, और जब तक हम परिवार के साथ नहीं जाएंगे तब तक वो संस्कार पैदा नहीं हो सकते, और जब संस्कार पैदा नहीं होंगे तो यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अपने अपने पदों अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो ये कहेंगे कि हमारे घर से हमको संस्कार नहीं मिले हैं, तो ये बुद्धिज्म का और अम्बेडकरिज्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। यही हो रहा है। चलते चलते समाज को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज और युवाओं को संदेश यही देना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष जिस दौर में भी है, आज भारतवर्ष अगर डेवलपिंग कंट्री की दौड़ में लगा हुआ है और विकसित होने की दौड़ में लगा हुआ है, तो उसके पीछे पीछे केवल और केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक अभूतपूर्व योगदान है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बेहतर कोई संविधान आज की तारीख में विश्व में नहीं है। क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे देश आजाद हुए, लेकिन वहां पर तरह तरह की क्राइसिस घटित हुई, लेकिन भारत आज भी अपने उसी दौर में खड़ा हुआ है और लगातार अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। तो डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों को अपनाकर, डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाकर, उनके नेशनलिज्म को अपनाकर अगर हम विकास की दौड़ में शामिल होंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। आप थे डॉक्टर अशोक जी जो कि विस्तार से बताया, और विस्तार से, क्योंकि अगर आपको अपनी तरक्की करनी है, समाज की तरक्की करनी है, परिवार की तरक्की करनी है, बुद्धिज्म को अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें उनको अपनाना पड़ेगा, संविधान को अपनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी तरीके से कोताही बरत दी तो वो दिन दूर नहीं कि जो पहले जो समय चल रहा था कि आपको घरों से भी निकलने नहीं दिया करते थे, जातिवाद बड़े पैमाने पे थे, वही समय अब दोबारा आने वाला है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, सिद्धार्थ बोध विहार, नोएडा से।